हरियाणा राज्य एक पजल की तरह है। इस राज्य में विरोधाभास बहुत आसानी से देखने को मिल जाता है। जहां आज भी हरियाणा में रूरल वुमेन्स घूंघट में रहती हैं, वहीं दूसरी तरफ इसी हरियाणा से इंडिया की फाइनेस्ट वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स वुमेन्स भी निकलती हैं, चाहे वह रेसलिंग हो, बॉक्सिंग या फिर शूटिंग। हरियाणा का इतिहास रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट का रहा है। वहीं कास्ट सिस्टम भी सोसाइटी की गहराइयों में बसा हुआ है, जो कास्ट सिस्टम यहाँ की पॉलिटिक्स को भी प्रभावित करता है। हरियाणा की ऑलमोस्ट 1/4 पॉपुलेशन जाट कम्युनिटी है, जो पिछले 10 सालों से हरियाणा गवर्नमेंट को चलाने वाली बीजेपी के खिलाफ है। जाट कम्युनिटी बीजेपी के अगेंस्ट बहुत वोकल है और खुलकर विरोध करती है, और यह बहुत ही एविडेंट है कि कांग्रेस स्टेट के सेंट्रल पोर्शन हुड्डा पर डिपेंडेंट है। फॉर्मर सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा और उनके जाट वोट्स पर ही कांग्रेस हरियाणा में टिकी हुई है। यही दोनों हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के कैंपेन फेस भी रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी की तुलना में ज़्यादा जाट कैंडिडेट्स को टिकट भी दिए थे। बहुत सारे जाट्स का कहना था कि वोट तो कांग्रेस को ही जाएगा, वही फ्रंट रनर पार्टी है। लेकिन कुछ नॉन जाट मेंबर्स का कहना था कि यह सिर्फ एक हवा है, आंधी नहीं है। हरियाणा के एग्जिट पोल्स भी गलत साबित हुए। वो तो खैर जून लोकसभा इलेक्शंस के भी हुए थे, लेकिन हरियाणा में बीजेपी का कोई चांस नहीं लग रहा है। जनता अब जाग गई है, असलियत समझ में आ गई है, वगैरह वगैरह तरह के स्टेटमेंट्स मीडिया में और पब्लिक में नॉर्मली सुनाई दे रहे थे। लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट हरियाणा में तीसरी बार बन चुकी है। बीजेपी ने फिर से सत्ता हासिल की है। एग्जिट पोल्स में तो जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स द्वारा यह प्रिडिक्ट किया गया था कि करंट गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों के मन में बहुत गुस्सा है और कांग्रेस अपने किसान पहलवान जवान वाले स्लोगन के साथ राइट ट्रैक पर नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस इस स्लोगन के साथ किसान आंदोलन, पहलवानों का विरोध और अग्निवीर पराजय के बाद सबसे अधिक पीड़ित समूहों को संबोधित कर रही थी। लेकिन बीजेपी ने अब तक की अपनी हरियाणा की जीत में सबसे अधिक मेजॉरिटी के साथ जीत हासिल की है। 4 महीने पहले लोकसभा इलेक्शंस में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा, तो जाहिर सी बात है कि उम्मीद भी बड़ी होगी। लेकिन हरियाणा असेंबली इलेक्शंस ने अपोजिशन को अचंभित कर दिया है। कांग्रेस शायद अब शौक में है कि आखिर हुआ क्या है यहाँ पर। तो आज के वीडियो में हम कुछ उन पॉइंट्स की बात करेंगे जिनके चलते बीजेपी हरियाणा इलेक्शंस में बाजी मार ले गई। इस बार मतलब 2024 के हरियाणा इलेक्शन कैंपेन में मोदी लगभग एब्सेंट ही रहे। इस बार मोदी ने सिर्फ 4 रैलीज को संबोधित किया है, जबकि 2019 में 10 रैलीज मोदी द्वारा एड्रेस की गई थी। इससे ये कहा जा सकता है कि लोकसभा इलेक्शन से बीजेपी ने एक बात सीख ली है कि लोकल लीडर्स को ही आगे करना चाहिए, क्योंकि लोकल लीडर्स ही जनता से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। लोकल लीडर्स वोटर्स को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। नायब सिंह सैनी ने यह इलेक्शन छोटे छोटे मुद्दों पर जीता है और नरेंद्र मोदी को इलेक्शन से दूर रखकर फार्मर, यंग यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट, फार्म लॉ जैसे मुद्दों को इलेक्शंस पर हावी नहीं होने दिया। जबकि कांग्रेस अपने स्लोगन किसान पहलवान और जवान द्वारा इन्हीं मुद्दों पर मैदान में उतरी थी। लेकिन बीजेपी ने सत्ता विरोधी लहर का सामना करने के लिए कई नए चेहरों को मैदान में उतारा, जिन पर कोई दाग ना हो और विपक्ष इंडिविजुअली कैंडिडेट्स पर उंगली ना उठा सके। हिंदुत्व पॉलिटिक्स का बीजेपी को हरियाणा में बड़ा सपोर्ट मिला है और शायद इस हिंदूवादी विचारधारा के चलते बीजेपी इतने वोट समेट पाई है। और इस बार आरएसएस के इन्वॉल्वमेंट से भी बीजेपी को बड़ा फायदा मिला हुआ लगता है। लोकसभा चुनाव के विपरीत हरियाणा असेंबली इलेक्शंस में आरएसएस ने बीजेपी के साथ अपने मतभेदों को भुला दिया और आरएसएस स्वयंसेवकों ने बीजेपी के लिए ग्राउंड लेवल पर काम किया। आरएसएस कार्यकर्ताओं ने डोर टू डोर मतलब घर घर जाकर इलेक्शन कैंपेन की और हिंदुत्व जगाए रखने की बात करी, हिंदुत्व का प्रचार किया। यहाँ तक कि आरएसएस कार्यकर्ताओं द्वारा पंपलेट भी बांटे गए, जिनमें यह सुनिश्चित किया गया था कि किसी भी ऐसी पार्टी को वोट नहीं करना है जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स या राजनीति करती हो। मतलब
कि जो पार्टी देश और परंपराओं को महत्व न देते हुए सिर्फ जनता को खुश करने की बात करती हो, उस पार्टी को वोट नहीं करना है। जो स्यूडो सेक्युलरिज्म और एंटी नेशनलिज्म और एंटी रिलीजन बयान देती है या ऐसा करने वालों को बढ़ावा दे रही है। हरियाणा इलेक्शंस में एक बड़ा फैक्टर कास्ट भी हो सकता है। वह बीजेपी ही थी जिसने इलेक्शन का पिच जाट और नॉन जाट वोटर्स के आधार पर खड़ा किया था, लेकिन कांग्रेस शुरू से ही हरियाणा में जाट कम्युनिटी के सपोर्ट में रही है। कांग्रेस का मेन कैंपेन फेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही रहे हैं, लेकिन ये जाट वोटर्स INLD और JJP में बट गए और वोटर्स के बंटने की ये स्ट्रेटजी अदर कम्युनिटीज ग्रुप पर काम नहीं करी और बीजेपी को सारे नॉन जाट वोट्स मिले। बीजेपी को OBC वोट्स भी मिले क्योंकि बीजेपी पार्टी ने नायब सिंह सैनी को आगे किया जो एक OBC ग्रुप से आते हैं। पूर्व CM मनोहर लाल खट्टर के साथ पार्टी की इमेज पंजाबी खत्रीज की थी जो नायब सिंह सैनी के आने से बदल गई। बीजेपी को कुछ दलित वोट्स भी मिले ही होंगे, जबकि कांग्रेस ने कुमारी सैलजा की शील्ड लगा रखी थी। ऐसा इसलिए समझा जा सकता है क्योंकि टोहाना में रैली के दौरान अमित शाह ने कांग्रेस को एंटी दलित भी कहा था। शायद इसका कुछ प्रभाव दलित कम्युनिटी पर पड़ा हो। एनालिस्ट्स की माने तो असेंबली कैंपेन में कांग्रेस वेलफेयर स्कीम्स को सेंटर पॉइंट नहीं बना पाई, जो कि कांग्रेस ने लोकसभा इलेक्शंस के टाइम पर किया था। ऐसा लगता है कि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में अपने वेल रिटन मैनिफेस्टोज में वेलफेयर स्कीम्स के प्रॉमिस करने में फेल रही है। कांग्रेस को यह इलेक्शन जनता की सामान्य समस्याओं से भी बड़ा लग रहा था। पार्टी पब्लिक की कॉमन और नॉर्मल प्रॉब्लम्स को समझने में फेल रही। वहीं नायब सिंह सैनी अपनी छोटी सी टाइम टर्म में ऐसा करने में कामयाब रहे। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पर एक मिनिमम चार्ज लगा दिया, जिससे वोटर्स का बीजेपी के वेलफेयर रोल्स में कॉन्फिडेंस बढ़ गया। हरियाणा के लोगों को चेंज चाहिए था, लेकिन शायद कांग्रेस वह चेंज लाने के लिए अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाई। निश्चित रूप से हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट के बनने से पार्टी में कॉन्फिडेंस तो आया ही है, जो महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड के लिए तैयारी में काम आएगा। इस ऐतिहासिक जीत के बाद पार्टी को अब ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि फैक्ट तो यह है कि बीजेपी और कांग्रेस अलायंस हरियाणा इलेक्शंस में क्लोज रहे हैं और बीजेपी को हरियाणा में यह जीत टॉस पॉइंट्स पर ही मिली है। बीजेपी की जीत के इन फैक्टर्स के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।